हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और राकेश तलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। परमुटेशन कॉम्बिनेशन की सीरीज का ये आज आखिरी वीडियो होने वाला है। इसमें मैं आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूरा डिलीवर कर दूंगा और इसके बाद इसी के पीछे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोबेबिलिटी आपके लिए स्टार्ट भी कर दूंगा मैं। ठीक है, इंग्लिश वगैरह अपने समय पर आएगा। ये एक सीरीज जो मैंने चलाई है, इसे अंत तक एक बार पहुंचा देते हैं। चलो सुनते हैं। ऐसा ही मेंस के हिसाब से जो मैथ्स वाला जो सेक्शन जिसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन का टॉपिक है सिलेबस का, उसे आज कंप्लीट करवा देते हैं। चलो जरा फटाक से देखना, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कंसेप्ट बताऊंगा, फटाफट फटाफट कंप्लीट करवाऊंगा। चलो सुनते जाओ। जैसे मैं ये क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहूँ, अब देखो मैं ना हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर कर रहा हूँ। अगर कभी इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हिंदी वाले बच्चे परेशान मत होना, हिंदी में लिखो तो इंग्लिश वाले बच्चे परेशान मत होना। मैं दोनों भाषाओं में कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो सुनते हैं क्या कहता है। हाउ मेनी कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स ईच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 8 ऑफिशियल एंड 4 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। वो ये कह रहा है कि हमारे पास 8 ऑफिशियल और 4 नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं, जिसमें से मेरे को 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाकर देनी है। तो वो पूछ रहे हैं कि आप वो कमेटी कितने प्रकार से बना सकते हो। आपको 5 सदस्यों की कमेटी बनानी है जिसमें 8 ऑफिशियल और 4 नॉन ऑफिशियल सदस्य होने ही चाहिए। ठीक है, तो अपन कैसे बना सकते हैं, दरअसल इत्मीनान से समझना। देखो, 8 ऑफिशियल और 4 नॉन ऑफिशियल लोग, टोटल कितने लोग हो गए मेरे पास? टोटल मेरे पास लोग हो गए 12। इन 12 लोगों में से मेरे को 5 सदस्यों की समिति बनानी है। तो 12 लोगों में से अगर आपको 5 सदस्यों की समिति बनानी होगी तो आपको 12 में से 5 सदस्यों को चुनना पड़ेगा। तो अगर आप 12 में से 5 सदस्यों को चुनना चाहते हैं तो उसके लिए आप लिखेंगे 12C5। 12C5 का मतलब होता है कि मैंने 12 में से 5 सदस्यों को चुना है। आगे इतनी बात समझ में, यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन लोग? तो जब मैं 12 में से 5 सदस्यों को चुनूंगा तो इसको सॉल्व करने से जो भी मेरा निकल कर आएगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। कैसे सॉल्व करते हैं सर? मैंने आपको सिखाया था। 12, क्योंकि यहाँ पर 5 कदम 5 लिखा हुआ है तो 12 को 5 कदम पीछे ले जाएंगे। 12, 11, 10, 9 और 8 हो गया। और 5 को ले जाएंगे 1 तक। 5, 4, 3, 2 और 1, बस इतना ही करना होता है। अगर इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करना चाहो तो कर भी सकते हो। ये 5 दूनी 10, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 तिया 12, ये कैंसिल हो जाएगा। 11 निया 99 और 11 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 तो आ जाएगा 792। इसका सही जवाब है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 ऑफिशियल और 4 नॉन ऑफिशियल से मैं 5 सदस्यों की 792 समितियां बना सकता हूं। ऐसे इस क्वेश्चन को डील करना होता है। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है, एक विशेष सदस्य कभी भी शामिल न किया जाए। कहने का अर्थ यह है कि 8 ऑफिशियल और 4 नॉन ऑफिशियल मेंबर से हम लोग को 5 सदस्यों की एक समिति बनानी है और शर्त यह रहेगी कि एक विशेष सदस्य जो है कभी भी शामिल नहीं किया जाएगा। आगे बात समझ में? शर्त यह रहेगी कि एक विशेष सदस्य कभी भी शामिल नहीं किया जाएगा। अब जरा इत्मीनान से समझना। मान लिया मेरे साथ में 8 ऑफिशियल और 4 नॉन ऑफिशियल मेंबर खड़े ही हैं। ठीक है, अब मेरे को इनमें से 5 लोग को चुनना है, लेकिन उसने बोला कि एक विशेष सदस्य। अब ये सदस्य को उसको यहाँ पर लिखना चाहिए था कि ऑफिशियल होगा कि नॉन ऑफिशियल होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में एडिटिंग है। चलो मैं लिख देता हूँ ऑफिशियल। ठीक है, नहीं भी लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि उसने बोला कि भाई जरा समझो, चलो नहीं भी लिखा उस हिसाब से भी सोच लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना इतना जरा समझो। मेरे पास टोटल जो है 8, मेरे पास टोटल जो है 8 और 4 12 लोग हैं। ठीक है, इन 12 लोग जो सामने मेरे 12 लोग खड़े हैं, इन 12 लोगों में से मेरे को एक को सेलेक्ट नहीं करना है। 5 लोगों की समिति बनानी है, लेकिन क्वेश्चन में इसने बोला है कि एक विशेष सदस्य कभी भी शामिल न किया जाए। तो वो जो विशेष सदस्य है ना, वो मेरे लिए खुद चुन लेता है। कैसे चुनता है जरा इत्मीनान से समझना। 12 लोग मेरे सामने खड़े थे, मैं उनमें से 5 सदस्य चुनता तो मैं बोलता 12C5। आगे बात समझ में? तो मैं जैसे ही 12 में से 5 सदस्यों को चुनने वाला था, वो एग्जामिनर मेरे कान पर आता है और बोलता है उस वाले इंसान को मत चुनना, बहुत बदमाश है वो। तो उसने, एग्जामिनर ने बोल दिया कि उसको मत चुनना, बहुत बदमाश है। तो मैंने बोला भैया आपको नहीं चुन रहा है, आप चले जाइए। तो 12 लोग खड़े थे, एक ने ये सुना कि मेरे को चुनने वाले नहीं है, घर चला गया। तो 12 में से एक घर चला गया तो बच्चे 11। आगे बात पकड़ में। और अब चुनने तो मेरे को 5 ही हैं, लेकिन खड़े कितने हैं? एक तो घर चला गया ना, 11 खड़े हैं। 11 में से 5 चुनना होगा तो मैं उसके लिए लिखूंगा
11 में से 5 चुनना होगा तो मैं उसके लिखूंगा 11C5, और जब 11C5 को सॉल्व करोगे तो आपको सही जवाब मिल जाएगा। जैसे 12C5 सॉल्व हुआ था वैसे 11C5 सॉल्व होगा, और यही इसका करेक्ट आंसर भी होगा। समझ गए? कंफर्टेबल है? तो ऐसे चुटपुट कंडीशंस आती हैं तो थोड़ा मोड़ा सोच सोच के अपन को सॉल्व कर लेना है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि आउट ऑफ 4 ऑफिसर्स एंड 8 जवान्स हाउ मेनी वे 6 कैन बी चूजन। बोल रहा है कि हमारे पास 4 ऑफिसर हैं और 8 जवान हैं। 4 ऑफिसर और 8 जवान में हम लोगों को 6 लोगों को चुनना है। 4 ऑफिसर और 8 जवान में हम लोगों को 6 लोगों को चुनना है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? फिर कहता है टू इंक्लूड एग्जैक्टली 1 ऑफिसर। अब इस बात की शर्त बता दो कि उसमें एक ही ऑफिसर आना चाहिए। अब जरा चीज को थोड़ा सा सीखने की कोशिश करो। देखो भाई, मुझे क्या चाहिए? मुझे एक ही ऑफिसर चाहिए। तो टोटल ऑफिसर कितने हैं? 4, उसमें से एक चाहिए, तो उसके लिए लिखूंगा 4C1, क्योंकि 4 में से कोई भी एक ऑफिसर को चुनना तो पड़ेगा ना। तो अगर आप 4 में से एक ऑफिसर को चुनना चाहते हैं तो चुनने के लिए अपन लगाते हैं कॉम्बिनेशन सी, है ना? इसके पहले वीडियो में सिखाया था मैंने। तो 4C1 क्या कन्वे करता है कि मैंने 4 में से एक ऑफिसर को चुना है। तो 4 में से एक ऑफिसर को हमने चुन लिया, ठीक है। टोटल कितने लोग चाहिए थे अपने को? 6 लोग चाहिए थे। एक ऑफिसर मैंने चुन लिया है क्वेश्चन की शर्त को पूरा करने के लिए। अब मेरे को चाहिए थे 6 लोग। एक इंसान चुना जा चुका है, 5 की और जरूरत पड़ेगी। अब वो 5 कहां से आएंगे? वो 5 इन 8 लोगों में से आ जाएंगे। 8 लोगों में से 5 अगर चुनना होगा तो लिखूंगा 8C5। तो देखो, एक ये रहा ऑफिसर और 5 ये रहे जवान, तो टोटल 6 लोग चुन लिए गए, और 6 लोग की मेरे को कमेटी बना कर देनी थी। इसको सॉल्व करोगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। इसको मैं एक बार सॉल्व करना सिखा देता हूँ, जिन बच्चों को कष्ट होता होगा एक बार देख लीजिएगा। मैंने आपको इसके पहले एक फंडा दिया था, NCR इज इक्वल टू NCN-R वाला, याद आ रहा है आपको? ये मैंने इसके पहले वीडियो लेक्चर में आपको सिखाया हुआ है। तो इसका मतलब कि मैं 8C5 को बोल सकता हूँ, 8C5 को मैं बोल सकता हूँ 8 मतलब कि 8C3, ठीक है। 8C3 का मतलब है 8, 7 और 6, 3, 2 और 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इससे 8 7 56 आ जाएगा, ठीक है। अब जरा सीखो, ये जो एक लिखा रहता है, बताया था ना, 1 और 0 के केस में क्या करते हैं, जो भी ये नंबर है तो उसकी पावर में चला जाता है ऐसा। और 8C5 अभी भी मैंने आपके लिए सॉल्व किया 56, तो 56 गुणा 4 करोगे तो इसका सही जवाब आ जाएगा 6 चौके 24, ऊपर आगे 2, 5 चौके 20 और 2 22, 224 का सही जवाब है। इसका मतलब है कि 224 ऐसी समितियां बनाई जा सकती हैं जिसमें 6 लोग होंगे और उसमें एग्जैक्टली एक ही ऑफिसर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको इत्मीनान से सीख लीजिएगा। इसमें लिखा है टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 ऑफिसर। इसका अर्थ ये है कि हम लोगों को 6 सदस्यों की कमेटी बनानी है, लेकिन उसमें कम से कम एक ऑफिसर होना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? मुझे क्या चाहिए? मुझे कम से कम एक ऑफिसर चाहिए, कम से कम। अब ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केस हमेशा आपके पेपर में आता है। अभी से मैंने 2 स्टार लगा दिया है। इस क्वेश्चन पर आपके एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब एक बार मैं इसको इत्मीनान से सिखा देता हूँ, आप रिलैक्स होकर देख लो कि ये कैसे डील होता है। जरा सीखना जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो सुनते हैं। देखो, उन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में? उन्होंने ये कहा कि कम से कम एक ऑफिसर होना चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 ऑफिसर के लिए, एटलीस्ट एटलीस्ट 1 ऑफिसर के लिए उन्होंने कहा कम से कम एक ऑफिसर होना चाहिए। टोटल कितने लोग चाहिए? 6, जिसमें कम से कम एक ऑफिसर रहे। तो एक ऑफिसर कर दिया और बाकी जो है 5 में जवान कर दिया। लेकिन ये भी संभव है, इसलिए प्लस, कि 2 ऑफिसर भी हो जाए, क्योंकि कम से कम एक बोला था, लेकिन 2 होंगे तो भी चल जाएगा। और टोटल 6 लोग चाहिए, तो इसके लिए हो गया 8C4, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कम से कम एक ऑफिसर होना चाहिए। भाई 2 भी हो सकते हैं, 3 ऑफिसर भी आ सकते हैं, लेकिन मेंटेन मेरे को टोटल 6 लोग करके रखने हैं। तो जरा समझो, जब 3 ऑफिसर लेता हूं तो जवान 3 ही लेता हूं, क्योंकि ओवरऑल 6 लोग मेंटेन रहे क्वेश्चन के हिसाब से, है ना। और वैसे ही 4 के 4 भी ऑफिसर आ सकते हैं। अगर 4 ऑफिसर आएंगे तो 2 ही जवान आएंगे। तो इसका मतलब एटलीस्ट 1 ऑफिसर का केस जो है इन सभी को सॉल्व करने से आंसर दे सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही लंबा एक्सप्रेशन है, जिसको सॉल्व करना एक थोड़ा सा लेंदी टास्क होगा। तो मैं आपको एक ऑल्टरनेट दे रहा हूं ताकि आपका ना थोड़ा फास्ट में सॉल्व हो सके। आप अगर थोड़ा सा गौर करो तो मैंने ना इसमें ना सभी
केस ले चुके हैं। उसने कहा था कम से कम एक ऑफिसर होना चाहिए। अब थोड़ा सा सीखने की कोशिश करो इस वाली चीज को। कम से कम एक ऑफिसर के केस में मैंने सभी के सभी केस ले लिए। कौन सा केस? 4 के 4 ऑफिसर हो गए, 3 ऑफिसर हो गए, 2 ऑफिसर हुए और 1 ऑफिसर हुआ। सिर्फ एक ही केस मैंने नहीं लिया है जिसमें एक भी ऑफिसर नहीं लिया जाता। मतलब वो वाला कौन सा केस है भाई? वो वाला केस है कि भाई 4C0 और 8C6, मतलब जब मैंने एक भी ऑफिसर नहीं लिया होगा और 6 के 6 जवान ले लिए होंगे। सिर्फ एक ये वाला जो केस है ये नहीं लिया जाता, बाकी सारे के सारे केस मैंने कंसिडर कर लिए। तो मैं क्या करूंगा, अब जरा इत्मीनान से समझना। मैं ना जो एक केस मेरे को नहीं चाहिए जवाब लाने के लिए, मेरे को एक ये वाला केस नहीं चाहिए। 4 ऑफिसर हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, सब चलेगा, लेकिन एक भी ऑफिसर ना हो ये वाला नहीं चलेगा। आ गई बात समझ में? तो जरा इत्मीनान समझना। सिर्फ एक ये वाला केस जो मेरे को नहीं चाहिए वो वाला मैं टोटल में से हटा दूंगा, तो जो बचेगा वो मेरे को चाहिए होगा। समझ गए? मतलब क्या है कहने का, जरा इत्मीनान से समझो। अगर आप मेरे से टोटल पूछोगे ना, फिर से बता रहा हूं जरा सुनना, अगर आप मेरे से टोटल पूछोगे ना, टोटल, तो मैं बोलूंगा टोटल इतने केसेस बनेंगे प्लस 4C0 8C6। टोटल कैसे बना? जिसमें 4 ऑफिसर हो सकते थे या 3 ऑफिसर हो सकते थे या 2 ऑफिसर हो सकते थे या 1 ऑफिसर हो सकता था या एक भी ऑफिसर नहीं हो सकता था। लेकिन इतना वाला जो केस है ये बताता है कि कम से कम एक ऑफिसर होगा। तो मैं क्या करूंगा कि इतने वाले केस को निकालने के लिए टोटल में से एक ये वाला केस हटा दूंगा। ये टोटल है, ये टोटल है ना? और ये इतना पूरा जो है एटलीस्ट 1 वाली बात है, एटलीस्ट 1 ऑफिसर वाली बात है ये जो पिंक कलर का मैंने लिखा हुआ है। तो एटलीस्ट 1 ऑफिसर लाने के लिए इसको अगर इस तरफ भेजूंगा तो टोटल में से 4C0 और 8C6 माइनस हो जाएगा। पॉइंट है समझ में? तो मैं क्या करूंगा आगे से, जब भी मेरे को एटलीस्ट 1 वाला केस निकालना होगा उसके लिए मैं क्या करूंगा, टोटल केसेस में से एक वो केस जिसमें एक भी ऑफिसर नहीं होता होगा उसे माइनस करवा दूंगा, इस तरफ लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा यहां पर? 0 ऑफिसर। ठीक है? तो आप अपने दिमाग में तो सेट करके रखो, कभी भी अगर आपको एटलीस्ट 1 वाला वो केस पूछता है, कभी भी अगर वो आपको एटलीस्ट 1 वाला केस पूछता है, तो इंपॉर्टेंट है वाली लाइन, एटलीस्ट 1 वाले केस के लिए, एटलीस्ट 1 वाले केस के लिए हम लोग टोटल माइनस 0 वाला केस अप्लाई करते हैं। टोटल माइनस 0 वाला केस क्या कहता है? टोटल ये है, मेरे को एटलीस्ट 1 चाहिए था, तो ये जो 0 वाला पोर्शन है वो इस तरफ ले आऊंगा तो टोटल माइनस 0 हो जाएगा, बराबर ये बच जाएगा। जब ये इस तरफ लेकर आऊंगा तो कैसा दिखेगा ये? मतलब अगर आप मेरे को बोलोगे लिख कर दिखा दो सर, तो मैं लिख कर भी दिखा देता हूँ। जब ये इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, तो ये ऐसा दिखेगा। तो टोटल में से ये 0 वाला केस माइनस होगा तो एटलीस्ट 1 ऑफिसर वाला केस बचेगा। और यह सब कुछ कैलकुलेट करने के बजाय अगर मैं इतना बस कैलकुलेट करूं तो भी सही जवाब मिलेगा। तो कैसे सॉल्व होगा सर? जरा इत्मीनान से देखो, टोटल कैसे निकलेगा? टोटल कितने लोग हैं? 4 और 8, 12 लोग हैं मेरे पास, है ना? टोटल मेरे पास 12 लोग हैं। 12 में कितने लोग को चुना? मेरे को 6 लोग को चुना, तो मैंने लिख दिया 12C6। ठीक है? अब इसमें से मेरे को एक भी ऑफिसर नहीं चाहिए, तो 4 ऑफिसर थे, एक भी नहीं चाहिए, तो 4C0। तो टोटल इंसान 6 चाहिए, तो बाकी के 6 लोग कहां से आएंगे? जवान में से आएंगे, तो 8 से 6। इसको सॉल्व करने से मेरे को राइट आंसर मिल जाएगा। आगे बात समझ में? यहाँ तक कंफर्टेबल अपन? यही आपको एक्सप्रेशन भी एग्जाम में मिलेगा, यही एक्सप्रेशन ही देख कर टिक कर देना, यही आपका आंसर ही बन सकता है। ठीक है? कभी कभी अगर कैलकुलेशन लेंदी होती है तो वो क्या करते, वो कैलकुलेट नहीं करवाते, सीधा एक्सप्रेशन ही ऑप्शन में लिख देते, उसी को आप टिक कर लेना है। तो एटलीस्ट 1 वाला जो केस है जो मैंने आपको डिलीवर किया, थोड़ा सा समझना मुश्किल होगा, मैं मानता हूँ। जिन बच्चों का नॉन मैथ्स बैकग्राउंड होगा उनको तो थोड़ा सा और भी थोड़ा हैवी लगेगा। परेशान मत होना, इसको रिवाइंड करके 2-3 बार सुनना। जब 2-3 बार रिवाइंड करके सुनोगे तो चीजें कनेक्ट होने लगेंगी। थोड़ा हाई लेवल मैथ्स में डिलीवर कर रहा हूँ, उसके लिए ना थोड़ा आपका मैथ्स स्ट्रांग होना, थोड़ा सा बेसिक अच्छा होना जरूरी है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते, चलते नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देयर आर 10 लैम्प्स इन अ हॉल, ईच वन ऑफ देम कैन बी स्विच्ड ऑन इंडिपेंडेंटली। बोल रहा है कि एक हॉल है जिसमें 10 लैंप लगाए गए हैं। ठीक है? और वो ये कह रहा है कि जो 10 लैंप उसने लगाए हैं ना, उसमें से हर एक अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से बंद और चालू किया जा सकता है। जैसे आप ऐसे सोचो कि आप जिस भी कमरे में बैठे होगे ना, उस कमरे में कम से कम 2 लाइटें होंगी, या आप अपने कमरे के आजू बाजू ही निकलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको 2 या 3 लाइटें मिल जाएंगी। तो जब आप किसी एक लाइट को बंद करते हो तो दूसरी लाइट नहीं बंद हो जाती है। जब एक लाइट को बंद करते हो वही लाइट बंद होती है, जब दूसरी लाइट को बंद करते हो दूसरी लाइट बंद होती है। तो ये क्या हुआ? दोनों स्विच जो ऑन हो रहा है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहा है,
एक स्विच दबाते तो चार लाइट बंद नहीं हो जाती है, एक स्विच दबाओगे एक लाइट बंद होगी, दूसरा स्विच दबाओगे दूसरी लाइट बंद होगी, ऐसा ही होता है ना। ठीक है, तो इस लेन का मतलब ये है कि भाई दोनों जो स्विच है वो इंडिपेंडेंट काम करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो बोल रहा है कि एक हॉल है जिसमें 10 लैंप है और सभी जो है इंडिपेंडेंट रूप से जलते हैं और बुझते हैं। कह रहा है द नंबर ऑफ वेज इन विच द हॉल कैन बी इल्यूमिनेटेड, वो कह रहा है कि इल्यूमिनेटेड है, ये एलिमिनेटेड मैंने लिख दिया यहाँ पर, गड़बड़ हो गया। द नंबर ऑफ वेज इन विच हॉल कैन बी इल्यूमिनेटेड, इसका अर्थ क्या दरअसल ये समझो, जो कन्वे करो जरा तुम्हें समझना। वो बोल रहे हैं कि एक हॉल है जिसमें 10 लैंप लगे हुए हैं, सवाल समझा रहा हूँ हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, जरा तुम्हें समझो। एक हॉल है जिसमें 10 लैंप लगे हुए हैं और वो कह रहा है कि कितने तरीकों से मैं हॉल में लाइट लेकर आ सकता हूँ, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कितने तरीकों से मैं हॉल में लाइट लेकर आ सकता हूँ, ये सवाल है। अब जरा आप इस वाली चीज को समझो, हॉल में लाइट कब आएगी? हॉल में लाइट तब आएगी जब आप आंख मूंद करके 10 लैंप के स्विच लगे हुए किसी भी एक स्विच को ऑन कर दो, चाहे पहले स्विच को ऑन करो चाहे 10वें स्विच को ऑन करो, कोई एक स्विच भी अगर ऑन हो गया तो मानते हो हॉल में लाइट आ जाएगी। तो मेरे पास टोटल कितने स्विच है? 10। कोई एक स्विच भी अगर ऑन हो गया तो लाइट आ सकती है, तो मैंने 10 में से किसी भी एक स्विच को चुना और ऑन कर दिया, तो चुनने के लिए लगाता हूं मैं C, और 10 में से एक स्विच को चुना हूं इसलिए 10C1। ठीक है, लेकिन अब इस वाली बात को समझो, आप ऐसे बटन दबाने गए और गलती से दो बटन दब गए, दो बटन दब गए तो दो लाइट जल गई होगी। अगर दो लाइट जलेगी तो हॉल में लाइट नहीं आएगी क्या? थोड़ी ज्यादा लाइट आ जाएगी लेकिन आएगी तो सही ना, मतलब हॉल इल्यूमिनेट तो होगा ना। तो इसका मतलब यह है, बीच में लगेगा प्लस, प्लस का मतलब होता है दरअसल या तो एक लैंप जल जाए या तो दो लैंप जल जाए, हॉल में लाइट आ सकती है। लेकिन अगर मान लो आपसे गलती से अगर 3 स्विच ऑन रह गए, तो अगर 3 स्विच ऑन रह गए तो फिर चलेगा 10C3। सर अगर मेरे से गलती से 4 स्विच ऑन हो गए तो तभी भी तो हॉल में लाइट रहेगी ना, तो 10C4। वैसे ही 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, और वैसे ही 10 के 10 स्विच भी ऑन हो सकते हैं। और अगर 10 के 10 स्विच आपने ऑन कर दिए तभी भी हॉल में लाइट रहेगी और इतनी लाइट आ जाएगी लगेगा दिवाली मना डाले अपन लोग। पॉइंट है आपको समझ में? यहाँ तक कंफर्टेबल है वो लोग? तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ जरा समझो। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, उसने क्वेश्चन में कहा है कि कितने तरीके से आप हॉल में लाइट ला सकते हो। वो कह रहा है कितने तरीके से आप हॉल में लाइट ला सकते हो, तो जवाब ये है कि अगर कोई एक लैंप भी ऑन हो गया तभी लाइट आ जाएगी, दो भी हो गए तब भी आ जाएगी, तीन हो गए तब भी आ जाएगी, और अगर 10 के 10 लैंप ऑन हो गए तब भी हॉल में लाइट तो आ ही जाएगी। सीना है समझ में? तो ये वाला समीकरण जब हल होगा, ये वाला जब एक्सप्रेशन जब हल होगा तो इसका सही जवाब मेरे को मिल जाएगा। लेकिन आप इस वाली बात को समझो, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना बहुत मेहनत वाला काम होने वाला है, तो इस वजह से मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, आप जरा इस वाली ट्रिक को समझो। आपको ना ये वाला फंडा जो है, आपको ये वाला जो फंडा है ये दिमाग में रखना है, तब इस टाइप के क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो सकते हैं। फंडा ये है कि NC1, 1 सेकेंड, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 टेंस टू अगर NCN तक जा रहा हो तो इसका मान 2 की पावर n-1 लिखा जा सकता है। ये फंडा ना आप बच्चों को जो है दिमाग में रखना है। ठीक है, ये ना जब हम लोग स्कूल में थे तो हम लोग को एक चैप्टर होता था क्लास 9th या 10th में, उसका नाम था बाइनोमियल थ्योरम, द्विघातीय सिद्धांत, है ना। तो उसमें दरअसल ये पढ़ाया जाता था। मैं उतना डीप नहीं जा रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ कुछ बच्चों का नॉन मैथ्स बैकग्राउंड भी होगा तो परेशान ना हो जाए। तो आप बस इसे थोड़ा सा दिमाग में रख लो कि अगर NC1 NC2 NC3 टेंस टू NCN तक जाए तो उसका मान 2 की पावर n-1 होता है। अब अगर मैं इन दोनों को अगर कंपेयर करता हूँ, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, तो जब मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो10C1 10C2 10C3 10C4 टेंस टू 10C10, वैसे ही देखो यहाँ पर NC1 NC2 NC3 टेंस टू NCN। तो अब अगर देखोगे तो ये दोनों जो है सेम ही प्रकार से चल रहे हैं। सीन आ रहा है समझ में? दोनों ही जो है सेम प्रकार से चल रहे हैं, और आप दोनों की तुलना करते हो तो आपको दिखाई देता है कि ये जो n है, ये जो n है इसका मान जो है 10 के बराबर जा रहा है। ये जो n है इसका जो मान है वो 10 के बराबर जा रहा है, मानते हो? तो यहाँ पर जैसे n था तो 2 की पावर n-1 बना, यहाँ पर जैसे 10 है तो यहाँ पर 2 की पावर 10-1 बन जाएगा। तो ये पूरा का पूरा समीकरण हल हो जाएगा जिसका मान आएगा 2 की पावर 10-1। 2 की पावर 10 की वैल्यू होती है बच्चे लोग 1024, उसमें से एक कम करूंगा तो आएगा 1023। 1023 इसका सही जवाब है।
समझ गए? यहाँ तक कंफर्टेबल है आप लोग? आइडिया मिला? तो मैंने आपको बताया कि ये कभी एक्सप्रेशन ऐसा मिलता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आएगा आपके पेपर में। अगर एक्सप्रेशन ऐसा बनता है तो उसको सॉल्व करने की ये शॉर्ट ट्रिक है, 2^10 - 1। ठीक है, कंफर्टेबल है? चलिए चलते हैं फटाक से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन मेरे से कहता है, देयर आर 12 पर्सन इन अ रूम, देन फाइंड नंबर ऑफ हैंडशेक्स इफ एवरीबडी इन अ रूम शेक्स हैंड विथ एवरीबडी एल्स। बहुत ही सामान्य इंग्लिश में मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन आपको बहुत आराम से समझ में भी आ सकता है, इत्मीनान से रिलैक्स होकर सुन लो। क्वेश्चन ये कहता है कि एक कमरे में 12 लोग हैं और हर एक इंसान हर दूसरे इंसान से जब हाथ मिलाता हो तो पूछ रहा है आपसे कि कितने प्रकार से उसमें हाथ मिलाए जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में एकदम आना ही आना चाहिए कि एक कमरे में 10 लोग हैं, 10 लोग अगर एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कमरे में कितने प्रकार से हाथ मिलाए गए होंगे। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही चाहिए एकदम। तो क्वेश्चन कैसे डील होगा, थोड़ा रिलैक्स होकर सुन लो, इतना सा रिलैक्स होकर देखो जरा। 12 लोग हैं, सीखना जरा, ठीक है? 12 लोग हैं और उनके बीच में मेरे को क्या करवाना है, हैंडशेक करवाना है। अब आप खुद सोचो, अगर आपको एक हैंडशेक करवाना होगा, अगर एक बार हाथ मिलाना होगा तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी। एक इंसान अपना हाथ लाएगा, दूसरा इंसान अपना हाथ लाएगा, दोनों मिलाएंगे तो एक प्रकार से हैंडशेक हो जाएगा। तो अब समझो जरा इस वाली बात को, मेरे को अगर एक हैंडशेक करवाना होता है तो 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। कितने लोग यहाँ पर गिवन है? 12 लोग यहाँ पर गिवन है। तो 12 में से मेरे को 2 लोगों को अगर चुनना है तो मैं लिखूंगा 12C2। तो जितने प्रकार से मैं 2-2 लोग को चुनता जाऊंगा उतने प्रकार से मैं हैंडशेक करवाता जाऊंगा, और जितने भी प्रकार आप सोच सकते हो 2 लोगों को चुनने के 12 लोगों में से, वो सारे के सारे प्रकार इस 12C2 में काउंट हो जाते हैं। आगे बात पकड़ में, तो 12C2 दरअसल कन्वे करता है नंबर ऑफ हैंडशेक्स को। और ये सी क्या है सर? सी का मतलब होता है चुनना, इसके पहले मैंने बताया है। 12C2 का मतलब है मैंने 12 में से 2 लोगों को चुना है। अब 12 में से 2 लोग को चुनने के जितने संभव तरीके हो सकते हैं, जैसे मान लिया कि 12 लोग हैं तो पहले दूसरे को चुन लिया, पहले तीसरे को चुन लिया, पहले चौथे को चुन लिया। तो ये क्या कर रहा हूँ, 2-2 लोग को चुनते जा रहा हूँ मैं। जितने बार चुनते जाऊँ उतने बार हैंडशेक करवाते जाऊंगा। समझ गए? तो 12C2 को सॉल्व करूंगा तो उतने अलग अलग हैंडशेक बन जाएंगे। 12C2 को जब सॉल्व करूँ तो बनेगा 12×11/2×1। तो ये कैंसिल होगा, इससे आ जाएगा 66। तो टोटल उस कमरे में जो 12 लोग हैं वो 66 हैंडशेक्स कर सकते हैं। मिला आइडिया? मिला यहाँ तक कैसे डील करना होता है? समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ फुटबॉल चैंपियनशिप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार रिलैक्स होकर सीख लो, आपको आ जाएगी बात समझ में। एक फुटबॉल चैंपियनशिप होने वाली है, देयर वर प्लेड 153 मैचेस, और बोल रहा है कि उस वाले फुटबॉल चैंपियनशिप में ना 153 मैच खेले गए थे। कह रहा है एवरी 2 टीम प्लेड 1 मैच विच ईच अदर, और हर एक टीम ने एक दूसरे से मैच खेले ही खेले हैं। बोल रहा है द नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटेड इन द चैंपियनशिप इज, बोल रहा है कि उस चैंपियनशिप में, उस टूर्नामेंट में टोटल कितनी टीमें भाग लेने आई थी। मैं मान लेता हूँ माना माना कुल n टीमों ने हिस्सा लिया होगा, ऐसे मैं मन से मान लेता हूं। ठीक है, मान लिया कि भाई कुल n टीमें आई होंगी। ठीक है, अब जरा इस वाली बात को समझना। n टीमें आई हुई हैं और उनको मेरे को उनके बीच में फुटबॉल का मैच करवाना है, तब वो खुद से सवाल पूछना पड़ता है कि भाई अगर आपको एक मैच करवाना है, एक मैच, तो उसके लिए कितनी टीम की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको फुटबॉल का एक मैच करवाना है तो उसके लिए 2 टीम की जरूरत पड़ेगी। कितनी टीम आई है? n टीम आई है। n टीम में से अगर मेरे को 2 टीम को चुनना होगा तो मैं लिखूंगा NC2। NC2 कन्वे करता है कि n टीमों में से 2 टीमों को चुना गया है। और अब 2 टीम चुनने के जितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं सारे के सारे इस NC2 में काउंट हो जाते, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। अब जरा सीखना, तो ये NC2 क्या कन्वे कर रहा है? NC2 कन्वे कर रहा है नंबर ऑफ मैचेस को। NC2 कन्वे कर रहा है नंबर ऑफ मैचेस को। मेरे हिसाब से NC2 मैचेस हुए हैं, क्वेश्चन के हिसाब से 153 मैचेस हुए हैं, तो यहां पर आ जाएगा 153 इज इक्वल टू NC2, ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, अब जब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो देखना सॉल्व ही कैसे होता है। NC3, अब क्योंकि यहां पर 2 है ना, तो n को मैं 2 कदम पीछे लेकर जाऊंगा तो कैसा दिखेगा, n-1, ये होगा इसके 2 कदम, अपॉन आ गया 2 × 1, ऐसा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करूंगा तो कैसा दिखेगा, दरअसल समझना। ये 153 है, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर देता हूँ।
51 इंटू तिया होगा, 17 तिया होता है 51, तो मेरे पास यहाँ से मिला 17 और 3 और 3 9 दूनी 18, ये दो इधर आएगा और हो गया n n-1। अब जरा इस वाली चीज को आप समझो, यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा। देखो यहाँ पर दो पद है, दो टर्म्स है, 17 और 18, यहाँ है n और n-1, यहाँ भी दो टर्म, यहाँ भी दो टर्म, ठीक है, और दोनों को मेरे को बराबर करना है। तो मैं बहुत आराम से कह सकता हूँ कि छोटा टर्म छोटे को और बड़ा टर्म बड़े को रिलेट कर सकता है। तो छोटा टर्म जब छोटे को रिलेट करेगा तो छोटा है इन दोनों में n-1 और छोटा है यहाँ पर 17, तो जब इन दोनों को रिलेट करवाऊंगा, n-1 छोटा है ना भाई, क्योंकि उसमें एक कम हो रहा है, तो ये हो जाएगा n-1 बराबर हो जाएगा 17। छोटे को छोटे से रिलेट करवाया मैंने, तो n की वैल्यू डायरेक्टली कितना आ जाएगी 18, और n क्या था, n थी टीमों की संख्या, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर 18 टीमें खेलने के लिए आई हुई थी, और 18 टीमों ने जब आपस में टूर्नामेंट करवा किए, मैचेस खेले, तो 153 मैचेस हो गए। सीन आया समझ में, कंफर्टेबल आता है, 18 के 18 टीमें, और यही इसका सही जवाब होगा। मस्त क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे भाई, थोड़ा सा सीख लीजिए कैसे डील करते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, मान लिया मैंने ये जो क्वेश्चन का सेट डिलीवर किया, थोड़ा बहुत समझने में कष्ट भी आया, कोई बात नहीं, अभी फिर से डिलीवर करो, थोड़ा सा सीखना आ जाएगा समझ में। जरा देखो इत्मीनान से, क्वेश्चन में क्या कहता है, 930 दिवाली ग्रीटिंग कार्ड्स है जो कि आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। अब जरा समझना, 930 दिवाली ग्रीटिंग कार्ड है जो आपस में अदला बदली हो रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या कहता है, अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, एक कक्षा के कुछ बच्चे हैं, वो मुझे नहीं पता कितने बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं जिनके बीच में कुल 930 कार्ड अदला बदली हुए हैं। ऐसा होता था ना जब आप स्कूल में जाते होगे, तो वहां पर दिवाली के समय या न्यू ईयर के समय एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड देते थे, है ना। अब उसके बाद क्या कहता है, इफ एवरी स्टूडेंट सेंड्स अ कार्ड टू एवरी अदर स्टूडेंट, वही हर एक बच्चे ने हर दूसरे बच्चे को अगर कार्ड दिया हो, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। आपसे कह रहा है कि उस क्लास में कितने स्टूडेंट थे। मैं मान लेता हूं, माना माना कक्षा में, माना कक्षा में n छात्र थे, ठीक है, मैंने मान लिया है कि कक्षा में n छात्र थे। यहां तक कंफर्टेबल है आप लोग। अब जरा रिलैक्स होकर समझो, अगर आपको एक कार्ड एक्सचेंज करवाना है, मैंने मान लिया कि कक्षा में n छात्र थे, और अगर आपको एक कार्ड एक्सचेंज करवाना है, एक कार्ड, ठीक है, मतलब एक कार्ड लेना देना करना है, तो अगर आपको कार्ड एक्सचेंज करवाना है तो आपको न्यूनतम कितने बच्चों की जरूरत पड़ती है बच्चे लोग, दो बच्चों की जरूरत पड़ती है। कैसे सर, एक अगर कार्ड देगा तो दूसरा लेने वाला भी तो होना चाहिए, आगे बात पकड़ में। तो मैंने माना है कि कुल कक्षा में n छात्र हैं, जिसमें से मेरे को कार्ड एक्सचेंज करने के लिए न्यूनतम दो छात्रों की जरूरत पड़ती है, इस वजह से मैं लिख रहा हूं NC2। NC2 क्या कन्वे कर रहा है कि मैंने n छात्रों में से दो छात्रों को चुना है, मेरे को ये कन्वे कर रहा है, n छात्रों में से मैंने दो छात्रों को चुना है, जिसके लिए मैंने लिखा NC2। यहां तक आइडिया क्लियर हो गया। अब जरा समझो इस वाली बात को, यहाँ पर एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसने वर्ड यूज किया है एक्सचेंज का। अब जरा समझो, जैसे इसके पहले फुटबॉल का जब चैंपियनशिप हो रहा था, है ना, तो उस वक्त मान लिया कि अगर मैं कहता हूं कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है उदाहरण के लिए, तो मैं कह रहा हूं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, मेरा पड़ोसी बोलता है कि नहीं नहीं पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है। अरे भाई, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो या पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, मैच तो एक ही होगा ना, समझ रहे हो तुम। उसके पहले जो हैंडशेक वाला जो क्वेश्चन था, हैंडशेक वाले क्वेश्चन में कहते भाई दो लोग हाथ मिलाते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि राम घनश्याम से हाथ मिला लिया, तुम बोलते हो नहीं नहीं घनश्याम ने राम से हाथ मिलाया, तो कोई बात में फर्क है क्या। तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, जैसे हैंडशेक वाला क्वेश्चन था, चाहे राम घनश्याम से हाथ मिलाए चाहे घनश्याम राम से हाथ मिलाए, बात एक ही है, हाथ एक ही मिला है। वैसे ही चाहे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो चाहे पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, बात एक ही है, मैच एक ही हुआ है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, कार्ड एक्सचेंज हो रहा है। मतलब ये कि तुमने अगर अपने दोस्त को दिवाली का कार्ड दिया, तो तुम्हारा दोस्त तुमको दूसरा कोई कार्ड देता है, उसी कार्ड में नाम काट के नहीं देता, रुक 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 ये भी ले जा। समझो इस वाली चीज को तुम्हें समझना पड़ेगा। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कार्ड एक्सचेंज होते हैं दो लोगों के बीच में, तो दरअसल दो कार्ड एक्सचेंज होते हैं, एक राम देता है तो दूसरा घनश्याम देता है, और जो राम ने दिया था उससे अलग कार्ड घनश्याम देता है। तो मैं कह रहा हूं कि कार्ड एक्सचेंज के केस में ना, दो कार्ड दो बच्चों के बीच में बदल जाते हैं। लेकिन अगर हैंडशेक करवाओगे तो एक ही हैंडशेक होगा, ये आपको चीज को महसूस करना पड़ेगा। मैच खिलवाओगे इंडिया पाकिस्तान का तो एक ही मैच होगा, चाहे पाकिस्तान इंडिया बोलो चाहे इंडिया पाकिस्तान बोलो। लेकिन
अगर मैं बोलूं कि राम ने घनश्याम को काट दिया और घनश्याम ने राम को काट दिया तो दो काट हो गए। तो क्योंकि दो काट हो गए इस वजह से इसमें दो का गुणा होगा। इसके पहले जो है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जब मैं NC2 लिखता था तब मैं दो का गुणा नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि मैच खेल रहे हैं, मैच के केस में चाहे इंडिया पाकिस्तान बोलो चाहे पाकिस्तान इंडिया बोलो, मैच तो एक ही होगा। लेकिन यहाँ पर कार्ड एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज के केस में क्योंकि दो कार्ड बदले जाएंगे इस वजह से यहाँ पर दो का गुणा होगा। ठीक है, और ये क्या होगा सर? ये होगा नंबर ऑफ कार्ड एक्सचेंज्ड, नंबर ऑफ कार्ड्स एक्सचेंज्ड। ठीक है, तो इस वाली स्थिति में मेरे हिसाब से NC2 इंटू 2 कार्ड एक्सचेंज होते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से 930 कार्ड एक्सचेंज होते हैं, तो ये इसके बराबर हो जाएगा ऐसा। ये वाला समीकरण आपको समझ में आना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत मेहनत से क्वेश्चन निकाला हूं मैं, थोड़ा सा सीखने की कोशिश करो। अब जरा समझो, NC2 जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा n(n-1) अपॉन 2 और यहाँ पर जाएगा 2 और ये हो जाएगा 30 गुणा 31। ठीक है, इसको ब्रेक किया बस मैंने, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी दो पद, यहाँ पर भी दो पद, छोटे की छोटे से तुलना करवा दो। n और n-1 में छोटा कौन है? n-1। 30 और 31 में छोटा कौन है? 30। तो इसका मतलब ये हुआ कि n-1 कैन बी रिलेट एज 30, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 31। n क्या था? n थे कक्षा में छात्र। तो उसने पूछा था भाई कितने स्टूडेंट होंगे, तो जवाब ये है 31 स्टूडेंट होंगे उस क्लास में। इसी वाली चीज को कि यहाँ पर मैंने इंटू 2 क्यों किया, इस वाली चीज को समझाने के लिए एक और एग्जांपल लेता हूँ, इसको इत्मीनान से सीख जाओ, इंपॉर्टेंट है ये। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? देर आर 10 स्टेशन इन अ रेलवे लाइन। किसी बच्चों का हिंदी पेपर देना हो, ये इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन है जो ऐसे ही मेन से वैसे भी आएगा, तो सीख लो थोड़ा सा। बोल रहा है कि एक रेलवे लाइन में 10 स्टेशन हैं। एक लाइन है रेलवे की जिसमें 10 स्टेशन बने होते हैं ना, थोड़े थोड़े दूर में स्टेशन बने रहते हैं, लोग उतरते जाते हैं चढ़ते जाते हैं, है ना। वो कहता है द नंबर ऑफ डिफरेंट जर्नी टिकट्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय द अथॉरिटीज इज। वो कह रहा है कि एक रेलवे स्टेशन में, एक रेलवे लाइन में 10 स्टेशन है, तो बोल रहा है कि जो अथॉरिटी है उसको कितनी अलग अलग प्रकार के टिकटों की जरूरत पड़ेगी। आगे बात समझ में। जैसे उदाहरण के लिए मान लिया एक रेलवे लाइन है, ठीक है, यहाँ पर जो है भाई दिल्ली का रेलवे स्टेशन है, थोड़ा आगे गए तो निजामुद्दीन आ गया, ये न्यू दिल्ली है, ये निजामुद्दीन है, मतलब एक उदाहरण ले रहा हूँ। थोड़ा आगे गए आगरा आ गया, और ऐसे ही करके 10 ठो और रेलवे स्टेशन बने हुए। ठीक है, अब बात को समझो। मान लिया अगर कोई इंसान दिल्ली से आगरा जाना चाहता है, सुबह अपने घर से निकला दिल्ली से आगरा जाने के लिए, ठीक है, दिल्ली से आगरा जाना चाहता है, उसके लिए ट्रेन उसने पकड़ ली। अब वो दिल्ली से जब आगरा पहुंचा तो एक टिकट लिया होगा, वो कंफर्टेबल हो। अब जब वहां पहुंच गया, अपना काम धाम कर लिया, ताजमहल वगैरह देख लिया, अब वहां से उसको वापस आना है, अपने घर वापस आना है। तो ये बात मानते हो कि जब वो दिल्ली से आगरा जाएगा तो एक टिकट बनवाएगा, और जब आगरा से दिल्ली आएगा तो दूसरी टिकट बनवाएगा। स्वीकार करते हो इस वाली बात को? मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको टिकट बनवानी है तो इसका मतलब आपको 2 स्टेशन की जरूरत पड़ेगी, कोई भी 2 स्टेशन हो सकते हैं वो। आप जहां पर खड़े हो उस स्टेशन से कहां तक जाना चाहते हो उस स्टेशन के लिए आपके को जरूरत पड़ेगी 2 स्टेशन की। जब भी आप टिकट बनवाते हो तो क्या पूछता है वो? कहाँ जाना है। पॉइंट आ रहा समझ में? तो वो पूछता है कि भाई आपको कहाँ जाना है, तो उस स्थिति पर आप बताते हो कि मैं अभी इस स्टेशन पर खड़ा हूँ और मुझे उस स्टेशन पर जाना है। तो हमेशा टिकट बनाने के लिए आपको 2 स्टेशनों की जरूरत पड़ती है। कितने स्टेशन क्वेश्चन में गिवन है? 10 स्टेशन क्वेश्चन में गिवन है। 10 स्टेशन क्वेश्चन में गिवन है, एक टिकट बनाने के लिए 2 स्टेशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने लिखा 10C2। लेकिन जब भी मैं कोई 2 स्टेशन सेलेक्ट करता हूं तो उनके बीच में टोटल 2 टिकटें बनती है, एक आने की और एक जाने की। सर अगर कोई आगरा से दिल्ली नहीं जाना चाहता होगा तो अरे भाई वही इंसान आगरा से दिल्ली चलो नहीं भी जाना चाहे, कोई दूसरा ही चला जाए, लेकिन उसको तो दूसरी टिकट लेनी पड़ेगी ना। पॉइंट है समझ में? तो मैं कोई भी 2 स्टेशन चुनता हूं तो उसके बीच में 2 टिकटें बनती है, एक आने की और एक जाने की, इसीलिए यहां पर हो रहा है इंटू 2। समझो मैं इंटू 2 कब करवाता हूं? जब 2 अलग अलग राउंड काउंट होते हैं। दिल्ली से आगरा गया एक राउंड, आगरा से दिल्ली गया दूसरा राउंड। सीन है आपको समझ में? तो जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1, और ये है 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 या 90। तो इसका मतलब ये है कि अथॉरिटी को जिस रेलवे लाइन में 10 स्टेशन है
उसमें कुल 90 प्रकार के टिकटों की जरूरत पड़ेगी। सीन है आपको समझ में? ठीक है, तो समझो, जब मैं एकदम बॉटम लाइन बता रहा हूँ, जब मैं मैच करवाता हूँ या हाथ मिलवाता हूँ, तो चाहे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, चाहे पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, मैच एक ही है। चाहे राम घनश्याम से हाथ मिला है, चाहे घनश्याम राम से हाथ मिला है, हाथ एक ही मिला है। सीना से तो इंटू टू नहीं लगता। लेकिन जब मान लिया मेरे को टिकट जनरेट करनी है, नई दिल्ली से आगरा के लिए एक टिकट लगेगी, आगरा से दिल्ली के लिए दूसरी टिकट लगेगी, तो कोई दो अलग अलग चीजें हो रही है, इस वजह से यहाँ पर इंटू टू होता है। तो जब दो अलग अलग चीजें होंगी तो इंटू टू करना, न तो न करना। सीन आ गया समझ में? इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को रिवाइंड करके 2-3 बार देखना। इस वाले वीडियो के साथ मेरा पीएनसी आप बच्चों के साथ पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वाली वीडियो में आपके लिए स्टार्ट करूंगा प्रोबेबिलिटी। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलते हैं।